गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं बीपीएससी घटना चक्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ, जो कि 24 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। और ये सारे ही क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जिनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। और चलिए अब आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है पहला क्वेश्चन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ये आज का जो पहला क्वेश्चन है, या फिर मैं जो 2400 क्वेश्चन जो यहाँ पे 24 क्वेश्चन है, ये सारे ही क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है। भारत का इतिहास यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं। इसमें ये है प्राचीन भारत का इतिहास, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है ये मेहरगढ़ से प्राप्त किए गए थे। और मेहरगढ़ जो है अभी के टाइम में पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान का एक हिस्सा है मेहरगढ़। और वहाँ पे हम लोगों को 7700 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व के बीच में ये कृषि के जो साक्ष्य थे वो प्राप्त किए गए थे। और मेहरगढ़ से किस चीज़ की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? गेहूँ की। सबसे पहले यहाँ पे गेहूं की खेती का साक्ष्य प्राप्त किया गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा 3 क्वेश्चन यहाँ पे रेडी हो गया। पहला तो कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। मेहरगढ़ भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। वहाँ पे कौन सा फसल उगाया गया था? पहले गेहूँ था। और कब से कब तक के बीच में मिला था? 7700 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व के बीच। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथ युग भी कहा जाता है? पूछ रहा है कैलकोलिथ युग। तो जो हमारा ताम्र पसाड़ युग है उसको ही कैलकोलिथ युग भी कहा जाता है। ताम्र पसाड़ युग का मतलब क्या हुआ? ऐसा युग जिसमें तांबे और पत्थर दोनों का औजार यूज किया जाता था, तो उसको हम लोग ताम्र पसाड़ युग कहते हैं। और इसी को हम लोग कैलकोलिथ युग भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा से। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो वो हमारा जो हो जाएगा लाल रंग। हड़प्पा में ज़्यादातर बर्तनों के पे जो रंग पुताई का काम होता था वो किस रंग से होता था? लाल रंग से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो पहले मैं बता, जो ऐतिहासिक काल होता है, ये ऐतिहासिक काल जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो साक्ष्य मिले हमको, इसमें क्या हम लोग इसको पढ़ भी सकते थे, मतलब कि लिखित साक्ष्य मिले थे और उसको पढ़ा भी जा सकता था। प्रागैतिहासिक में क्या हुआ कि कोई भी लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं। तो जब लिखित मिला ही नहीं तो पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और जो आद्य ऐतिहासिक वो काल है जिसमें कि जो स्रोत थे वो लिखित तो मिले थे लेकिन जिसको पढ़ा नहीं गया था। लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं पर उसको पढ़ा ना जा सके। तो हमारा जो सिंधु सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल में आता है, क्योंकि इसमें लिखित साक्ष्य तो कुछ मिले हैं लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, नहीं पढ़ा गया है। तो इस तरह से सिंधु सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन एक क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता से। तो क्या क्वेश्चन इसमें देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो क्या होता था, इसमें पकी हुई ईंटों की इमारत होती थी। जो सिंधु सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी और यहाँ पे क्या इमारतें जो थी पक्की ईंटों की थी और सड़कें भी बहुत ही अच्छी होती थी वहाँ उस सभ्यता में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ये लोथल हो जाएगा हमारा आंसर। और जो लोथल है वो अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। और यहाँ पे हड़प्पा काल के सबसे ज़्यादा बंदरगाह पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? तो जो टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था वो बनावली से प्राप्त हुआ था। बनावली कहाँ पे है? ये हरियाणा के फतेहाबाद में, फतेहाबाद जिले में है बनावली। तो यहाँ से हम लोग को टेराकोटा का हल यानी कि मिट्टी, टेराकोटा वो जो मिट्टी के बर्तन जैसे होते हैं ना, मिट्टी वाली चीज़ों से, मिट्टी की चीज़ों से बना, मिट्टी को पकाकर जो बनाते हैं, तो उसी तरह का हल यहाँ से प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हुए हैं? तो ये जो हमारा आंसर वो कालीबंगा हो जाएगा। कालीबंगा में हम लोग को जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। और ये जो कालीबंगा है वो कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। तो ये हमारा कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान, जहाँ से हम लोग को जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, वहाँ पे हमें निशान मिले थे जुते हुए खेत के। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा V.A. स्मिथ। बाकी R.D. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, M.S. वत्स, ये सब लोग संबंधित थे, लेकिन जो V.A. स्मिथ थे ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। मतलब ये हमारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमसे पूछ रहा है बोगस कोई का महत्व क्या है? तो कह रहा है कि बोगस कोई का महत्व इसलिए है कि, तो यहाँ पे क्या हुआ था, वो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए थे उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है, और इसीलिए बोगस कोई का महत्व है। बोगस कोई के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, वैसे अभिलेख प्राप्त हुए थे जिनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा ये, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये कौन सी नदी थी? परुश्री नदी के तट पर लड़ा गया। इसको हम लोग 10 राग के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, 10 राग के युद्ध। और इसका जो उल्लेख है, मतलब ये हम लोगों को ऋग्वेद के 7वें मंडल से प्राप्त होता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। पुरुश्री नदी को ही आज हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं। तो हमारा यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन रेडी हो गया कि पहले तो पूछा कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ, तो उसको क्या हो जाएगा? परुश्री या रावी नदी हो जाएगी। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। और ये क्या था? इसको 10 राग के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है उसमें टोटल, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल का उल्लेख किया गया है, जिसमें 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फिर वो क्वेश्चन रिपीट किया है ऋग्वेद में 9वें मंडल का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा सोम। और इस पेय पर नामाकृत देवता, मतलब ये जो 9वां मंडल है वो सोम देवता पे, सोम का वर्णन इसमें है और इस 9वें मंडल में उन्हीं का उल्लेख किया गया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र के बारे में। यहाँ पे पूछ रहा है, कह रहा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? क्या ये उपनिषद में है, भगवत गीता में है, ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है? तो गायत्री मंत्र जो है इसका उल्लेख हम लोगों को, तो जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। कौन से मंडल में? 3रे। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। या फिर अगर पूछता है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है तो सिर्फ हम लोग ऋग्वेद भी बोल सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो वो क्या है? वैशेषिक। वैशेषिक जो दर्शन है ये परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। इसके अनुसार जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, जो सृष्टि बनी है वो अणु से हुआ है। और इसका जो इस दर्शन के प्रवर्तक हैं वो महर्षि कणाद है। महर्षि कणाद ये वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा महावीर स्वामी से रिलेटेड है क्वेश्चन। यहाँ पूछ रहा है हमसे कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? और आप लोग ये देख सकते हैं ये बीपीएससी में बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। 97 में, 2005 में, 11 में और आगे भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो जो महावीर स्वामी का जन्म है वो कुंड ग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली के। इनके बारे में हम लोग कुछ बातें और जान लेते हैं। इनके जो पिता थे उनका नाम सिद्धार्थ था और इनकी माँ का नाम त्रिशला था। और इनके बचपन का नाम भी हमारे एग्जाम पूछता है जो इनके बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। और इनका जो प्रथम शिष्य था वो था जमाली। अलावा इनके बारे में कुछ और भी बातें हैं जो कि मैं यहाँ बता देती हूँ। इनको जो ये गृह त्याग जो था, घर छोड़े थे ये 30 साल की उम्र में अपने बड़े भाई की नंदी वर्मन की आज्ञा से, मतलब उनसे आज्ञा लेकर ये गृह त्याग किए थे। और उसके बाद से इन्होंने 12 साल तक तपस्या करी। 12 साल तक इन्होंने तपस्या किया। तपस्या 12 साल तक इन्होंने तपस्या की थी। और इनका जो प्रमुख उपदेश है वो 14 पूर्व, जो उपदेश इन्होंने दिया था उसको 14 पूर्व में संकलित किया गया था। तो यहाँ पे महावीर स्वामी से रिलेटेड कुछ बातें थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन पूछता है हमसे, महावीर जैन की मृत्यु, मतलब महावीर स्वामी की बात कर रहा है, पूछ रहा है कि उनकी मृत्यु जो है किस नगर में हुई थी? तो उनका जन्म जो हुआ था वो कुंड ग्राम में हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुई थी पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम और उनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। पावापुरी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। तो मैंने आपको ये पहले ही बताया है, उनका प्रथम शिष्य जो था जामाली था, जो कि
उनका ही दामाद था। उनकी बेटी थी प्रियदर्शनी, उन्हीं के पति थे ये जामाली, और ये महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन कह रहा है महावीर स्वामी के बारे में ही फिर से एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो वो है हमारा 14 पूर्व। इसमें क्या है, महावीर स्वामी जो भी उपदेश दिए थे उनको संकलित किया गया था। तो इसमें ये 14 पूर्व है जो सबसे पुराना जैन ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड, कह रहा है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया। महात्मा बुद्ध के जो उपदेश होते थे उनको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते थे, हम लोग जानते हैं, जिसको सारनाथ में उन्होंने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किया था या फिर दिया था। अपना जो भी उनका पहला उपदेश था उन्होंने सारनाथ में दिया था। और महात्मा बुद्ध के बारे में भी कुछ बातें हैं। महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो है लुम्बिनी, कपिलवस्तु में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता शुद्धोधन थे और इनकी माता महामाया थी। महामाया इनके जन्म के 1 सप्ताह बाद ही नहीं रही, तब इनका पालन पोषण इनकी मौसी की थी। उनका नाम था प्रजापति गौतमी, और इन्होंने जो 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा इनका जो ज्ञान प्राप्ति स्थल था, इनको गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। गया में बोध गया के निरंजना नदी के तट पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा इनके बारे में एक और क्वेश्चन पूछता है, वो है कि इनके मतलब जो इनका महापरिनिर्वाण, ये इस बौद्ध धर्म में मृत्यु को, जब कोई बहुत ही बड़ा आदमी है उसकी मृत्यु होती है तो उसको महापरिनिर्वाण कहते थे। तो वो इनका कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो मैंने इसको पहले ही इसे पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि वो कुशीनगर में हुआ था। बौद्ध धर्म में जब भी कोई महान व्यक्ति की मृत्यु हो तो उसको मतलब जो महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, और ये उनका कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन हमारा है कि त्रिपिटक से संबंधित है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो ये क्या है, बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। और त्रिरत्न अगर पूछता हमारे क्वेश्चन में त्रिरत्न, तब हमारा आंसर हो जाता जैन धर्म। पर जब हमसे त्रिपिटक पूछेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बौद्ध संगीति से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे कि बौद्ध संगीति कब कितनी बौद्ध संगीति हुई, कहाँ हुई, और उसमें कौन से अध्यक्ष रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।